नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। मैं धर्म सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हार्दिक दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लाइव प्रोसेस जो होते हैं, जैव प्रक्रम जो होते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और लास्ट क्लास तक हम बात कर चुके थे पोषण की, यानी कि भोजन जो है उसको कैसे ग्रहण किया जाता है और फिर मानव शरीर के अंतर्गत उसका डाइजेशन यानी कि पाचन जो है वो से। तो लास्ट हमारी बात हो चुकी थी, सवालों तक हमारी बात हो चुकी थी और उसके बाद हमारे सामने आ गया था एक क्रियाकलाप एक्सरसाइज 6.4। 6.4 इसलिए है क्योंकि 10वीं क्लास का छठा चैप्टर है, तो आपके हर एग्जाम के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये क्रियाकलाप जो है वो हमको क्या कह रहा है, इसकी चर्चा हम तो चलिए चलते हैं। एक परख नली में ताज़ा तैयार किया हुआ चूने, कह रहा है कि एक परख नली में अपने को क्या करना है, पानी है और कौन सा लेना है, अभी हमने किया है। इस चूने के पानी में निःश्वास द्वारा निकली वायु को प्रवाहित, श्वास का मतलब जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं, वो बाहर छोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको अपन बोलते हैं। उसके बाद तो ये हो गया निःश्वास जो है, जिसके अंदर गैस जो है बाहर निकलती है। नोट कीजिए कि चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। अब ये पूछ रहा है कि जो सांस से आप वायु निकलने के पानी, तो पानी जो है उसका रंग कैसा, और ये कह रहा है कि उसका समय जो है वो नोट करना है कि कितने समय में वो हो जाता है। एक सिरिंज या पिचकारी द्वारा दूसरी प्रणाली में ताजा चूने का पानी लेकर उसमें वायु प्रवाह, और उसके अंतर्गत क्या करनी है, वो एयर जो है। नोट कीजिए कि इस बार चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगा। दोनों बार हमको है, एक बार चूने के पानी में सांस की जो वायु है, एक बार चूने के पानी में किस क्या हवा जो है, और फिर वो कह रहा है कि दोनों में से किसमें समय जो है वो ज्यादा लगता है या किस समय जो है वो कम लगता है। निःश्वास द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में यह हमें क्या दर्शाता है, कि ये प्रयोग जो है उससे हमें ये कैसे पता चलता है कि निःश्वास के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है वो कम निकल रही है। तो हम देख लेते हैं एक बार। निःश्वास के द्वारा वायु जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, जो निकल रही है उसको, तो ये चूने का पानी जो है, यहां पर भी चूने का पानी दूधिया हो जाएगा, पर ज्यादा समय जो है वो किस लगेगा। तो इस तरीके से आपको एक प्रयोग करना है। एक में चूने का पानी लेकर उसमें सांस की वायु छोड़नी है, दूसरे में चूने का पानी लेकर उसमें एक पिचकारी या कोई रबड़ की जो नलिका है या सिरिंज जो है उससे कोई गैस जो है वो छोड़नी। अब इसमें आंसर क्या निकलता है, तो वो मैंने यहाँ, निःश्वास द्वारा निकली वायु प्रवेशित कराने पर चूने का पानी जल्दी दूधिया क्यों, क्योंकि यहां से जो हम वायु छोड़ेंगे उसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो चूने का पानी तुरंत ही, क्योंकि वहां से निकलती है 4% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब हम सांस छोड़ते हैं निकलती है। सामान्य वायु प्रवाहित कराने पर चूने का पानी जो है अधिक समय बाद क्या होता है, उसमें कम समय, थोड़ी ज्यादा समय, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03, तो सांस में कितनी निकल रही है, सांस में तो वो निकल रही है श्वसन में तो कितनी निकलती है, यहां से जो CO निकलती है उस लगभग 4%, और यहाँ वायु के अंतर्गत जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कितनी है, तो लगभग 0. तो दोनों के अंतर्गत अलग अलग है, इसमें कम है तो ये देर से चूने को पानी क्या करेगा, इसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो। निःश्वास द्वारा निकली वायु में सामान्य वायुमंडल की अपेक्षा अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों होता है, ये चूने का फॉर्मूला है, इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करा देते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, साथ में जल का निर्माण। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसी को अपन क्या बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं, जिससे उसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया रंग जो है हो जाता है। तो ये उसकी क्रिया होती है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब एनसीईआरटी का निष्कर्ष इसमें क्या कहता है, एनसीईआरटी का निष्कर्ष कहता है कि श्वसन के दौरान शरीर में कहां से आई कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और उस भोजन के ऑक्सीकरण से क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है,
जो निःश्वास के द्वारा क्या हो जाती है, बाहर निकाल दी, तो क्या हो जाती है, बाहर निकल। कहाँ से बनी शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कैसे हो गई, तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कैसे हो गई, हमने श्वसन से जो वायु ली थी उसमें ऑक्सीजन गई थी, उस ऑक्सीजन ने जाकर हमारी सेल या हमारे जो कोशिका या हमारे जो ऊतक होते हैं उनके अंतर्गत क्या किया, जो भोजन था उस भोजन का किया ऑक्सीकरण, और उसके ऑक्सीकरण से क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें प्राप्त होती है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड जब हम छोड़ते हैं तो वो चूने के पानी को क्या कर देती है भाई। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते, अब देता है एक और क्रियाकलाप हमको दे रहा है, किसी फल का रस या चीनी का घोल लेकर उसमें कुछ यीस्ट डालिए। यीस्ट क्या होता है, एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म है यीस्ट, जो एक छिद्र वाली कोर्क लगी परख नली में इस मिश्रण को ले जाए। मतलब क्या करना है, किसी फल का रस या चीनी का घोल लेना है, उसमें क्या डालना है, यीस्ट, फिर इसको किस में लेना है, एक छिद्र वाले कोर्क जो है उस कोर्क लगी हुई परख नली में क्या कर लेना है, ले लेना है। कोर्क में मुड़ी हुई कांच की नली लगानी है, कांच की नली के स्वतंत्र जो सिरे है को ताजा तैयार चूने के पानी वाली परख नली में डालना है। चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन को तथा इस परिवर्तन में लगने वाले समय को अवलोकन कीजिए। किण्वन के उत्पाद के बारे में यह क्या दर्शा। तो अब देखो इस क्रिया का नाम क्या हो, किसी फल का रस या चीनी का घोल, उसमें हमने क्या डाल दिया, इन दोनों की जो क्रिया होती है, इन दोनों की क्रिया को हम क्या नाम दे रहे हैं, उस क्रिया को नाम दे रहे हैं किण्वन, जो है फर्मेंटेशन उसको कहा जाता है, उसको हम कह रहे हैं किण्वन। जब होगा तो सेम प्रक्रिया होगी जैसे हमारे शरीर के अंतर्गत हो रही है। जब किण्वन होगा तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड इस मुड़ी हुई परख नली के द्वारा जाएगी चूने के पानी में, और वहां जाकर उसको क्या कर देती, दूधिया कर देती। अब इसमें कौन कौन से उत्पाद जो हैं वो हमको प्राप्त होते हैं, तो वही उत्पाद हमको प्राप्त हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, साथ में जल जो है उसका निर्माण हो रहा है। पिछले अनुभाग में, मतलब पिछले पार्ट में, हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम में लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करने, यानी कि वो जो भोजन हमने किया था उस भोजन का उपयोग कौन करती है, हमारी कोशिकाएं। और कहाँ करती हैं, विभिन्न लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम जो उनके लिए ऊर्जा प्राप्त करने में इसका क्या करती है, उपयोग। ठीक है, विविध जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं, अलग अलग तरीके हैं सब जीवों। कुछ जीव इसके लिए किसका उपयोग करते हैं, का उपयोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। यानी कि कुछ जीव तो इसमें किसका करते हैं, ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। और ऑक्सीजन का उपभोग कहाँ करते हैं, ग्लूकोज को पूरी तरीके से में बदलने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में बदलने के लिए करते हैं। जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे रास्ते का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयोग नहीं, तो जिसमें ऑक्सीजन काम में आ रही है, ये वाला प्रोसेस इसके अंतर्गत ऑक्सीजन काम में आ रही है, उसको तो हम क्या नाम देंगे, इसको तो कहा जाता है ऑक्सी, को तो किस नाम से जाना जाता है, इसको तो हम बोलते हैं ऑक्सी श्वसन के नाम से, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, वायवीय श्वसन जो है उस नाम से भी आप इसको जान सकते हो। तो ये तो हुआ जिसमें ऑक्सीजन का उपभोग होता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन का उपभोग होता है उसको बोलते हैं। और जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन उपयोग नहीं हो रही, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं, तब हम इसको क्या नाम देते, तब हम इसको नाम देते अनोक्सी, तब हम इसको क्या नाम देते, तब इसको कहा जाता है अनोक्सी श्वसन, है उस नाम, ठीक है। इसको आप अवायवीय श्वसन क्या कहते हैं, इसको अवायवीय श्वसन जो होता है इस, तो ये होता है अपना दो तरीके। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण जो करता है वो ग्लूकोज एक कार्बन वाले अणु का तीन कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में क्या हो जाता है, यानी कि पहला जो स्टेप होता है उस पहले स्टेप के अंदर क्या होता है,
उस पहले स्टेप के अंतर्गत ग्लूकोज जो है वो किस में बदल जाता है, 3 कार्बन वाले पाइरूवेट में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, इसका जो फर्स्ट स्टेप है उस फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज जो फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज जो है वो किस में बदल जाता है, ग्लूकोज बदल जाता है पाइरू में बदल जाता है पाइरूवेट। इसमें ग्लूकोज जो है वो किस में बदल रहा है, पाइरूवेट जो होता है उस पाइरूवेट। ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है CH12O। कितने कार्बन का है, तो ग्लूकोज होता है 6 कार्बन। और पाइरूवेट कितने कार्बन का होता है, CH4O3। इसमें ये फॉर्मूला तो क्या होता है, ये बनता है। अब आपसे सवाल ये सकता है कि जब एक ग्लूकोज का अणु का विखंडन होता है तो पाइरूवेट जो होता है उसके कितने अणु हमें प्राप्त होते हैं। तो जब एक ग्लूकोज जो 6 कार्बन वाला होता है, जो 6 कार्बन का ग्लूकोज है, जब ये टूटता है तो 3 कार्बन का पाइरूवेट बनता है। तो एक ग्लूकोज के टूटने से कितने पाइरूवेट प्राप्त होते हैं, एक ग्लूकोज 2 पाइरूवेट जो है वो प्राप्त होते हैं। ये होता है इसका फर्स्ट जो स्टेप होता है उस। यह प्रक्रम कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य। ये जो क्रिया है वो कहाँ पर होती है, ये क्रिया होती है, कौन सा स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो है वो कहाँ होता है, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो होता है। इसके पश्चात पाइरूवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में, इसके बाद क्या होता है, के पश्चात पाइरूवेट जो है वो किस आता है, एथेनॉल में या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये वाली बात हुई के अंतर्गत कोशिका द्रव्य। फर्स्ट जो स्टेप है वो कहाँ होता है, तो फर्स्ट स्टेप होता है कोशिका द्रव्य। फर्स्ट स्टेप जो है उसका अगर पूछे प्रथम जो चरण है वो कहाँ होता है, इसका स्थान पूछे तो कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य। ये होता है कोशिका। और अगर पूछता है सेकंड स्टेप, तो ये है इसका सेकंड स्टेप जो ये रखा है। उसके बाद रखा है ना, उसके बाद पाइरूवेट जो है वो किस आता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में जो पाइरूवेट बना है, ये पाइरूवेट जो है ये किस आएगा, ये पाइरूवेट बदल जाता है किसमें, एक तो बनता है इथेनॉल, यानी कि एथिल एल्कोहल, और साथ में क्या बन, साथ में बनती कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आप एथिल एल्कोहल भी, का नाम क्या होता है, इसका नाम एथिल एल्कोहल भी है, एल्कोहल भी। तो ये एल्कोहल, तो ये भी आप इसको कह सकते हो, ये होता है इसका सेकंड। इसका अगर अपन बात करें किसकी, जो सेकंड वाला दे रहा है जिसको अपन क्या कह रहे हैं, अनोक्स। तो अनोक्सी जो है ये कितने स्टेप में होता है, ये होता है 2 स्टेप में। एक तो होता है इसका फर्स्ट जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ये तो है इसका फर्स्ट जो कि ऊपर लिख रहा है। और इसका सेकंड स्टेप जो है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर है, ये होता है उसका सेकंड। ठीक है। अब पूछे फर्स्ट स्टेज कहाँ होता है, तो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो तो होता है कोशिका द्रव्य की। यह प्रक्रम किण्वन के समय यीस्ट में होता है। और ये क्रिया कहाँ होती है, जब किण्वन होता है उस समय किसके अंतर्गत होता है, ये यीस्ट जो होता है उस यीस्ट के अंतर्गत होता है। ये जो प्रक्रम होता है वो किसके अंतर्गत होता है, किण्वन के समय के अंतर्गत होता है। क्योंकि यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे अवायवीय श्वसन के नाम से, इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको अवायवीय श्वसन जो होता है उस नाम से क्या किया जाना जाता है। तो ये कहलाता है अपना अवायवीय श्वसन। ये हो गया अपना अवायवीय। तो सेकंड वाले की बात की हमने यहां से, इसके नीचे वाले की बात हमने पहले की है, इसकी बात अभी। तो ये हो गया अपना अनोक्सी श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन, और जिसमें ऑक्सीजन
होती है उसके कितने स्टेप होते हैं, उसका नाम होता है अनोक्सी श्वसन या फिर अवायवीय श्वसन। उसके कितने स्टेप होते हैं, 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में ग्लूकोज किस है, पाइरूवेट में बदलता है और जो कोशिका द्रव्य में। और सेकंड जो स्टेप होता है उसमें पाइरूवेट जो है वो किस में बदलता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। एथेनॉल को आप एथिल अल्कोहल भी कह सकते, ठीक है। इसमें होता है ये क्रिया, तो ये क्रिया होती है जब किण्वन होता है उस समय होता है और इसमें ऑक्सीजन काम में नहीं आती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, अवायु, ठीक है। पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब पाइरूवेट बन जाएगा तो पाइरूवेट का विखंडन कहां होगा। अब ये पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। और ये जो प्रक्रिया है वो लिख रहा है आगे कि ये जो प्रक्रिया है वो कितने चरणों में होती है। 3 कार्बन वाले पाइरूवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है पाइरूवेट का विखंडन, और पाइरूवेट विखंडित होकर ऑक्सीजन का क्या करेगा, तो करता है। और क्रिया कहाँ होती है, माइटो, यानी कि जब अनोक्सी श्वसन की बात करेंगे अपन या अवायवीय श्वसन की बात करेंगे और उसका स्थान पूछे तो हम बोले। और जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन का उपयोग, तो ऑक्सीजन का उपयोग करके जब क्रिया होती है पाइरूवेट का विखंडन, तो फिर वो क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो दोनों का अपना स्थान जो है वो आपको याद रखना है। ये प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरूवेट के अणु को विखंडित करके क्या बनाता है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाता है। यानी कि इसमें पाइरूवेट जो है उसका विखंडन होगा। इस पूरे प्रक्रम में क्या होगा, इस पूरे प्रक्रम के अंतर्गत पाइरूवेट जो होता है, इस पाइरूवेट का क्या होगा, और पाइरूवेट का विखंडन, पाइरूवेट कितने कार्बन का है, कार्बन। और इसके विखंडन क्या बनेगा, इसके विखंडन से बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने अणु बनेंगे, यहाँ पर 3 अणु जो है वो अपने को प्राप्त होंगे। दूसरा उत्पाद कौन बनता है, तो पहला उत्पाद तो कौन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा उत्पाद कौन बनता है, दूसरा उत्पाद बनता है, दूसरा उत्पाद जो है वो कौन बनता है, जल। जल क्यों बनता है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको वायवीय, वायवीय श्वसन को मैंने कहा था ऑक्सीजन उपयोग में होती है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सी श्वसन के नाम से को क्या करते हैं, जानते हैं। तो आप इसको ऑक्सी श्वसन जो है कह सकते हैं। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा अधिक। वायवीय जो श्वसन है उसमें ऊर्जा जो है वो ज्यादा निकलती है, अवायवीय श्वसन जो होता है उसके अंतर्गत ऊर्जा जो है वो कम निकलती है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो पाइरूवेट के विखंडन के लिए दूसरा पद अपनाया, यानी कि जब कभी, जब कभी हमारी कोशिकाओं में क्या कम हो जाती है, ऑक्सीजन जो है उसका अभाव हो जाता है, तो फिर इसके लिए क्या किया जाता है कि पाइरूवेट के विखंडन के लिए फिर दूसरा रास्ता जो है वो अपनाया जाता है, जहां पाइरूवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिससे उसमें ऐंठन होती है और ऐंठन के कारण ही उसका होता है क्रैम्प, दर्द का अनुभव होता है। यानी कि ये क्या कह रहा, तो 3 तरीके की, तीनों को सिंपल लिख रहा हूं। तीनों को मैं सिंपल सा कैसे लिख रहा हूं, एक बार जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज का अपघटन है या उसका विखंडन। तीनों को मैं एक साथ भी लिख देता हूं। देखो ग्लूकोज जो है, इस ग्लूकोज का क्या है, ये 6 कार्बन का ग्लूकोज, इसका विखंडन होगा और इसके विखंडन होने से क्या बनेगा, इसके विखंडन होने से बनेगा पाइरू, इसके विखंडन होने से क्या बन गया, पाइरुवेट जो है। और जो कितने कार्बन का है, ये होता है, ये होता है पहला। ये कौन सा स्टेप होता है, ये होता है फर्स्ट स्टेप। और ये कहाँ होता है, तो ये स्टेप होता है कोशिका द्रव्य जो होता है वहां पर होता है ये।
ये होता है कोशिका। ये पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप जो है वो होता है, अगर सेकंड स्टेप जो है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेकंड, अगर सेकंड जो स्टेप है उसमें क्या हो रहा है, ये पाइरूवेट इधर से लगाते हैं, सेकंड स्टेप शुरू होता है यहाँ से शुरू होगा, इसको बोलेंगे अपन सेकंड स्टेप। इसमें क्या होगा, पाइरूवेट अगर किस में बदल रहा है, पाइरूवेट अगर इथेनॉल और किस में बदल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है, तो फिर इसको अपन क्या कहेंगे, तो ये जो स्टेप अपना होगा ये कहलाएगा अवायवीय। तब ये क्या कहलाएगा, तब ये अपना कहलाएगा अवायवीय श्वसन जो है। अब अगली बात, अगर ये पाइरूवेट जो है, ये भी सेकंड स्टेप ही है, अगर ये पाइरूवेट जो है वो किस में बदल रहा है, अगर ये पाइरूवेट बदल रहा है किसके अंतर्गत, ऊर्जा में, और किस में बदल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में, और किस में बदल रहा है, जल में, और क्रिया कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया, और क्रिया कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया हो रही है, क्रिया हुई माइटोकॉन्ड्रिया। तो फिर ये क्या बनेगा, तो फिर ये बनता है अपना, तो इसको नाम देते हैं फिर वायवीय, तो फिर इसको क्या नाम देंगे, वायवीय। अब इसने कहा कि इसका एक अल्टरनेट पथ भी हो, क्या होता है, इसका एक अल्टरनेट पथ जो यहाँ पे बताया है, और अल्टरनेट पथ क्या होता है, मतलब इसका वैकल्पिक एक रूप है, जब कभी पेशियों के अंतर्गत ऑक्सीजन का अभाव हो जाए, ये तब की बात कर रहा है, जब कभी कोशिकाओं में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जो है उसका अभाव हो जाता है पेशियों में, तब पाइरूवेट जो है इसका विखंडन दूसरे तरीके, और उसमें क्या होता है, उसके अंतर्गत ये 3 कार्बन वाला पाइरूवेट जो था, पाइरूवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले पदार्थ में बदल जाता है जिसका नाम होता है लैक्टिक अम्ल। यानी कि अल्टरनेट पथ क्या हो गया, अल्टरनेट रास्ता ये हो गया कि पाइरूवेट जो है उसको यहां से वापस से, इसका वैकल्पिक पथ हो गया, यहां पे ले, ये हो गया इसका वैकल्पिक, मतलब ये हमेशा नहीं होता, ये केवल तब होता है जब पेश का अभाव, ये वैकल्पिक। और इसमें क्या होगा, इसमें पाइरूवेट बदल जाता है किसके अंतर्गत, लैक्टिक अम्ल के, में पाइरूवेट किस बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल जो है उसका, तो लैक्टिक अम्ल कितने कार्बन का होता है, ये भी ध्यान रखना, ये भी कार्बन, लेकिन ये क्रिया सिर्फ कब होती है, ये क्रिया तब होती है जब पेशियों में ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है, पेशियों में क्या हो जाता है, जब पेशियों में ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है, और उसके कारण हमारी पेशियों में क्या हो जाते हैं, उसके कारण हमारी पेशियों में होने लगता है ऐंठन का मतलब क्रैम्प होते हैं, संकुचन, या ये कहें अचानक से क्या हो जाती है, आवाज, उसको अपन बोल देते हैं क्रैम्प। ये भाई, ये होता है पूरे श्वसन का प्रोसीजर जो है, जैसे कि डायग्राम के रूप में यहाँ लिखा हुआ है, इसको देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान से देखना इसको, कि ग्लूकोज जो है उस ग्लूकोज के अपघटन की अपन बात करते हैं, इस तरीके से श्वसन के अंतर्गत ग्लूकोज का अपघटन होता है। ठीक है, हम बात क्या कर रहे हैं कि श्वसन के दौरान किस प्रकार से ग्लूकोज का अपघटन होता है, तो ग्लूकोज अपना होता है कितने कार्बन का, अपना ग्लूकोज होता है 6। सबसे पहले क्या होता है, ये 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज होता है इसका विखंडन होता है, और इसके विखंडन से अपने को क्या प्राप्त होता है, 3 कार्बन वाले पाइरूवेट जो है वो अपने को प्राप्त होते हैं, और साथ में, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है ये हो गया अपने, फर्स्ट स्टेप जो है ये होता है श्वसन का पहला जो स्टेप है उसको, तो फर्स्ट स्टेप, इसमें ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का होता है, उसका विखंडन होता है, और उसके विखंडन से क्या बनता है, पाइरूवेट कार्बन वाला अणु होता है, साथ में क्या निकलती है,
अब इसके आगे की जो क्रिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम उसको ऑक्सीश्वसन कहते हैं कि हम उसको अनऑक्सीश्वसन। अगर ये पाइरुवेट जो है ये अवायवीय श्वसन करता है और अवायवीय श्वसन के दौरान ऑक्सीजन जो है उसका उपयोग नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ये पाइरुवेट जो है ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा और साथ में, और यहां से अपने को कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन की संख्या कितनी प्राप्त होगी, 2 कार्बन वाला अणु जो है वो अपने को यहाँ पे प्राप्त, तो 2 कार्बन का अणु जो है वो अपने को प्राप्त होता है। दूसरा प्रोसेस होता है जिसको अपन क्या नाम देते हैं, इसे भी अवायवीय ही नाम दिया हमने, लेकिन ये कब होता है, जब ऑक्सीजन का अभाव। इसके अंतर्गत ऑक्सीजन क्या होती है, इसमें ऑक्सीजन होती है अनुपस्थित, इसमें तो ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, इसमें ऑक्सीजन होती है अनुपस्थित। इसके अंतर्गत श्वसन पेशियों में होता है, कोशिकाओं में श्वसन की जो यानी कि श्वसन के दौरान होता है, पेशी कोशिकाओं में होता है, और ये कब होता है, जब पेशियों में ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, अभाव, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब होती है, तो तब होता है अपना ये वाला प्रोसेस। इसमें लैक्टिक अम्ल बनता है, साथ में ऊर्जा बनती है, और लैक्टिक अम्ल जो होता है वो अपना कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। और तीसरा जो इसका पथ होता है वो होता है वायवीय श्वसन, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और इसमें पाइरुवेट किस में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, और साथ में किस जाता है, ऊर्जा में परिवर्तित। तो ये होता है पूरे का पूरा अपना ग्लूकोज जो होता है उसके पथ। अब ध्यान से सुनना, ये वाली जो क्रिया है ये होती है कोशिका द्रव्य में, ये वाली क्रिया भी कोशिका द्रव्य में, और बाकी की दोनों क्रिया ये होती है हमारी पेशियों के अंतर्गत, पेशियों की जो कोशिकाएं होती हैं। और वायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो कितने स्टेप हो गए श्वसन के दौरान, सबसे पहले ध्यान से सुन लेना, एक बार फिर बता रहा हूं कि श्वसन के दौरान ग्लूकोज जो होता है उसको उपयोग में लिया जाता है, साथ में ऑक्सीजन जो है उससे क्रिया करती है। ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें ऑक्सीजन यूज में नहीं आती है, ग्लूकोज का केवल विखंडन होता है और बनता है पाइरुवेट, जो कि 3 कार्बन वाला होता है, साथ में निकलती है ऊर्जा। ये क्रिया होती है कोशिका द्रव्य के अंदर। उसके पश्चात ये पाइरुवेट जो है ये 3 तरीके से क्या हो सकता है, आगे की क्रियाएं जो है उनमें भाग ले सकता है। तो आगे की कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, अगर वो पाइरुवेट जो है इसके अंतर्गत ऑक्सीजन जो है उसका उपयोग नहीं होता है, तो फिर बनता है अपना अवायवीय श्वसन बोल उसको, जिसमें बनता है अपना इथेनॉल, और साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है। उसके पश्चात यानी कि 2 अणु जो है वो यहाँ प्राप्त होते हैं अपने को कार्बन डाइऑक्साइड के। अवायवीय श्वसन, जो कि श्वसन कहाँ होता है, श्वसन के दौरान अपनी पेशी कोशिकाओं में होता है, और यहां पर ऑक्सीजन का अभाव होता है, यहां ऑक्सीजन एब्सेंट थी, यहां साथ में क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल, जो कि कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का, साथ में क्या निकलता है। तीसरा स्टेप होता है वायवीय श्वसन, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसमें बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और साथ में, तो ये है अपने श्वसन का पूरा प्रोसीजर जो होता है श्वसन के दौरान, ये इस तरीके। अब बात करते हैं अपन आगे की, यह भी जानिए, अब क्या क्या जानना है अपने को वो देखो आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो अपने को जानना है, वो सारी बातें जो है वो यहाँ पे दी हुई है अपनी, उनको ध्यान से सुनो। अब आप पढ़ो इसको एक बार, क्या कहना चाह रहा है ये, कि एटीपी के बारे में ये अपने को बताना चाह रहा है कि भाई एटीपी जो है उसके बारे में क्या होता है, वो अपने को बताना चाह रहा है। एटीपी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी का उपयोग होता है। यहां पर बात किसकी हो रही है, यहां पे बात हो रही है एटीपी, यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं अपन, एटीपी जो है उसकी बात हो रही है। ठीक है भाई, बात किसकी हो रही है, एटीपी जो है उसकी बात हो रही है। एटीपी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी जो होता है, एडीपी
एडीपी का इनका पूरा नाम भी बताऊंगा मैं अभी क्या होता है, वो ध्यान देना। अभी तो फिलहाल इसको पढ़ते हैं एक बार। एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया जो होती है उसमें जो ऊर्जा निकलती है, क्या है भाई, जो ऊर्जा निकलती है, यानी कि मोचित का मतलब निकलने वाली ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा का उपयोग एडीपी। हाँ जी भाई साहब। हाँ भाई, तो श्वसन के प्रक्रम में क्या होता है, ऊर्जा जो होती है वो मोचित होती है। उस मोचित ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं, एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनाने में। यानी कि एटीपी अणु जो है वो किससे बनता है, तो एटीपी अणु जो है वो बनता है एडीपी और साथ में अकार्बनिक फास्फेट जिसको अपन आईपी के नाम से लिखते हैं। अंतः ऊष्मीय प्रक्रम कोशिका के अंदर तब इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में किया जाता है, और जब बाद में इससे ऊर्जा मिलेगी तो यही एटीपी जो है वो टूट कर किस में बदल जाएगा, फास्फेट जो होता है और एडीपी जो होता है उसमें। यानी कि पहले एडीपी और फास्फेट, अकार्बनिक फास्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फेट जो होता है उसको मिलाकर एटीपी बनता है। जब ऊर्जा का उपयोग करना होता है तो यही एटीपी जो है ये टूटकर हमें क्या दे देता है, ऊर्जा दे। और इसका नाम क्या होता है, तो इसके नाम की बात करते हैं। एटीपी जो होता है इसका पूरा नाम होता है, हिंदी में भी लिखता हूं और अंग्रेजी में, इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट जो होता है ये इसका पूरा नाम है। और एडीपी जो होता है इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन डाइफास्फेट। इसका पूरा नाम है एडिनोसिन डाइफास्फेट होता है इसका पूरा नाम। और आईपी का पूरा नाम अकार्बनिक फास्फेट इनऑर्गेनिक, इसका पूरा नाम है अकार्बनिक फास्फेट। वो बनता कैसे है वो ध्यान रखना। एटीपी का निर्माण होता है एडीपी और आईपी के, और फिर इससे ऊर्जा एडीपी और पी जो है यानी कि आईपी जो है अपना इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है वहां से वापस टूटकर ही हमको क्या कर देता है, ऊर्जा दे। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतिम फास्फेट सहलग्नता खंडित होती है, यानी कि जब हम वाटर का भी उपयोग कर लेते हैं और एटीपी जब अंतिम रूप से इसका फास्फेट जो है वो अलग होता है, तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल के तुल्य ऊर्जा क्या करता है, बाहर निकलता है। जल का उपयोग करने के बाद ध्यान रखना, जल का उपयोग करने के बाद जब क्या होता है, एटीपी का जो अंतिम फास्फेट है, अंतिम फास्फेट जब टूटता है तब कितनी ऊर्जा निकलती है, 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा जो है वो अपने को क्या होती है, प्राप्त होती है। इसके बराबर ऊर्जा निकलती है कब, जब जल का उपयोग, जो जल बना था श्वसन में उसका उपयोग करने के बाद जब एटीपी में से अंतिम फास्फेट अलग होता है तो कितनी ऊर्जा निकलती है, 30.5 किलो जूल प्रति मोल के बराबर ऊर्जा है वो मुक्त होती है। सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा क्या करती है, प्रदान करती है। यह यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इसी प्रकार अन्य के लिए क्या होती है, उपयोग में लाई जाती है। इसी तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं में होता है। एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इसी प्रकार अन्य के लिए उपयोग होती है। कौन, बैटरी। यहां पर तो इसने किसके बारे में बात की है, यहां पर तो इसने बात की है कि जिस तरीके से एक बैटरी क्या करती है, ऊर्जा देती है।
जिस तरीके से एक बैटरी क्या करती है, ऊर्जा देती है, किस किस रूप में, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में और बहुत सारे रूपों में। उसी प्रकार ये कह रहा है इसी तरह से क्या होता है, कोशिका में जो एटीपी होता है इसका उपयोग भी हम अलग अलग तरीके, कहीं पर तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पेशियों को सिकुड़ने में या फैलाने में करते हैं, कहीं पर इसका उपयोग किया जाता है प्रोटीन के संश्लेषण में, कहीं पर इसका उपयोग किया जाता है तंत्रिका आवेग को संचरित करने में, यानी कि तंत्रिका आवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में, इंपल्स या सिग्नल्स जो उनको आप कह सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया जाता है। इसके पश्चात क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा करते हैं और अंतर कोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के, यानी कि पौधे जब श्वसन करते हैं तो गैस को कहां से लेते हैं, तो पौधे जब श्वसन करते हैं तो गैसों का आदान प्रदान वो तो करते हैं रंध्रों के द्वारा। यहां कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा। इसमें पौधों के अंतर्गत गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। ये ध्यान, ये पौधों में है, पौधों में किस प्रकार से होता है, विसरण के द्वारा। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकता है। अब यही चीज जो है वो हमारे अंदर कैसे होती है उसकी भी बात करेंगे। तो विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है कि कैसे वो कौन सी गैस लेगा और कौन सी गैस को छोड़ेगा, विसरण किस प्रकार से होगा, वायुमंडल में कौन आएगी, वायुमंडल से कौन आएगी। ये सब किस पर डिपेंड कर रहा है, ये सब डिपेंड कर रहा है पौधे की जो पर्यावरणीय अवस्थाएं होती है और पौधों की जो आवश्यकता होती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन मुख्य आदान प्रदान, यानी कि रात के समय जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यानी कि जब श्वसन की क्रिया नहीं हो रही होती है, रात में जब श्वसन की क्रिया नहीं, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा होता है, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य क्या होता है, आदान प्रदान। रात के समय जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में यूज हो जाती है, अतः कोई CO2 बाहर नहीं निकलती। तो दिन के समय पौधे जो है वो कोई भी गैस जो है वो बाहर नहीं निकालते हैं। क्यों नहीं निकालते हैं, क्योंकि श्वसन करेंगे, श्वसन के दौरान क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग वो कहां कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कर लेते हैं। तो कोई भी गैस जो है वो बाहर, यानी कि रात्रि के टाइम पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, दिन के समय पौधे प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और श्वसन भी करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान, श्वसन के दौरान जो निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, उसी का उपयोग कहां कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में। इसलिए कोई भी गैस जो है वो दिन के समय बाहर निकलती है। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। तो दिन के समय किसको निकालते हैं, तो रात में जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। दिन के समय जब प्रकाश संश्लेषण होता है और श्वसन भी होता है तो श्वसन से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को तो यूज कर लेते हैं वही प्रकाश संश्लेषण, और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। तो रात में पौधे त्यागते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में पौधे क्या त्यागते हैं, ऑक्सीजन जो है उसको त्यागते हैं। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में विलय ऑक्सीजन ही उपयोग करने की आवश्यकता होती है। यानी कि मिट्टी पर रहने वाले जो जीव होते हैं वो तो वायुमंडल से ऑक्सीजन, और जो जीव पानी के अंतर्गत रहते हैं वो जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसी का क्या करते हैं, उपयोग वो करते हैं अपनी क्रियाओं के दौरान। क्रियाकलाप को समझते हैं, क्या होता है वो सुन। एक जलशाला, जलशाला का मतलब कोई भी तालाब वगैरह जो है उसको ले सकते हैं अपन, में मछली का अवलोकन कीजिए। वे अपना मुंह खोलती हैं और बंद करती रहती हैं, साथ ही आंखों के पीछे क्लोम छिद्र, यानी कि क्लोम छिद्र क्या होते हैं, क्लोम छिद्रों को ढकने वाले जो कवर होते हैं वह भी खुलता है और बंद होता है।
क्या मुंह और क्लोम छिद्र के खुलने और बंद होने के समय किसी प्रकार का समन्वय है? गिनती करो कि मछली 1 मिनट में कितनी बार मुंह खोलती है और बंद करती है। इसकी तुलना आप अपनी श्वसन को 1 मिनट में अंदर और बाहर करने से। तो मछली ने क्या किया? मछली क्या करती है? अपना मुंह खोलती है और बंद करती है। मुंह खोलती है क्यों? क्योंकि पानी को अंदर ले जाती है, और फिर बंद करने के बाद वो उस पानी में से क्लोम की सहायता से ऑक्सीजन का क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेती है। इसी तरीके से हम भी क्या करते हैं? श्वसन की क्या करते हैं? वो कह रहा है मछली कितनी बार 1 मिनट में मुंह खोल बंद रही है और आप कितनी बार कर रहे हैं, उन दोनों की क्या करनी है? अपने को तुलना कर। मछली के मुंह तथा क्लोम छिद्रों की गति में समन्वय पाया जाता है। जब मछली मुंह खोलती है तब जल अंदर प्रवेश करता है और क्लोम के ऊपर से होकर क्या होता है? क्लोम से जल बाहर निकल जाता है। मछली की श्वसन दर सामान्यतः मनुष्य की श्वसन दर से क्या होती है? अधिक हो, यानी कि मछली ज्यादा बार मुंह खोलेगी और बंद करेगी, हम कम बार। यहां से निष्कर्ष क्या निकला? यहां से निष्कर्ष ये निकलिया कि मछलियां जल में घुली हुई ऑक्सीजन को क्लोम द्वारा क्या कर लेती? ग्रहण कर। क्योंकि मुंह खोला तो पानी अंदर गया। अब वो पानी जो अंदर गया वो क्लोम के ऊपर से गुजरेगा। जब क्लोम के ऊपर से गुजरेगा तो उसमें ऑक्सीजन क्या कर ली जाएगी? अलग कर ली जाएगी। मुंह और क्लोम छिद्रों की समन्वित गति जल को क्लोमों के ऊपर प्रवाहित करती है, जिससे ऑक्सीजन का अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। ठीक है, जितना कम करेगी जितना ज्यादा करेगी उसी हिसाब से इसका क्या होगा? जो जीव जल में रहते हैं वो जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा क्या होती है? तेज होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर से क्या हो जाती है? ग्रहण कर ली जाती है। ठीक है, तो सीधी सीधी भाषा के अंतर्गत लिखा है कि जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अब जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में कम है और उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है ज्यादा, तो श्वसन की क्रिया क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है और उसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन जो है उसको रुधिर में क्या कर लिया जाता है? ग्रहण कर। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है, अतः यह सतह बहुत पतली तथा क्या होती है? मुलायम, ताकि आसानी से गैसों का क्या हो सके? आदान प्रदान जो है वो किया जा सके। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है तथा इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए, जैसे हमारा पूरा एक श्वसन मार्ग है यहाँ पे। इसके अतिरिक्त जहां ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रियाविधि होती है कि गैसों को किस तरीके से लेते हैं और कौन सी गैस को अंदर लेते हैं, कौन सी को छोड़ते हैं। और अधिक जाने, तंबाकू का सीधे उपयोग या सिगार, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा आदि के रूप में किसी भी उत्पाद का उपयोग क्या होता है? हानिकारक। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीव, फेफड़ों, हृदय और यकृत को प्रभावित करता है। धुआं रहित तंबाकू भी हृदय के दौरे, स्ट्रोक, फुफ्फुसीय बीमारियों और कैंसर के कई अन्य रूपों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक। भारत में गुटखा सेवन से मुख के कैंसर की घटनाएं बढ़ रही हैं। स्वस्थ रहें, बस तंबाकू से बने उत्पादों के लिए नहीं कहें कि उनका उपयोग नहीं करना। ठीक है, अब ये मनुष्य का जो है इसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव ए नाइस डे।